Hello Smarties, welcome to my YouTube channel once again. Now I have come before you to increase the next topic in the conjunction because we have studied and read about the two parts previous video in a conjunction as introduction and part 2, and today's topic is part 3, and in this way it is going to last topic of the conjunction. Yes guys, आज जो है कंजक्शन में हम पढ़ने वाले हैं तीसरे पार्ट को, जो कि आज का पार्ट हमारा कंजक्शन को खत्म कर दूंगा आज हम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कंजक्शन क्या होता है, व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार कितने होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 पार्ट जो होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आज हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन अर्थात आश्रित उपवाक्य जो होता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आई वांट टू रिपीट वंस अगेन कि व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। कंजक्शन वे शब्द होते हैं, कंजक्शन वे होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कंजक्शन की। कंजक्शन इज ए टाइप्स ऑफ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड आर टू क्लॉज आर टू सेंटेंसेस। इसको हमने बताया परिभाषा के बारे में इंट्रोडक्शन में। आप प्रीवियस वीडियो में सर्च करेंगे तो पा जाएंगे, अच्छे से पा जाएंगे विधिवत। और हमने बताया था देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होता है? इसमें 4 पार्ट होते हैं। वह समानुपदी उपवाक्य होता है इसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? समानुपदी उपवाक्य होता है। कंजक्शन जो समान क्लॉज को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जो समान क्लॉज को, समान उपवाक्य को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। तो इसके 4 पार्ट होते हैं। हमने बताया था पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा बताया था मैंने एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा मैंने बताया था अल्टरनेटिव, और चौथा जो है बताया था इलेटिव। ठीक है, 4 मैंने इसको बताया था। पिछले वीडियो को प्लीज अगर नहीं देखे हो तो सर्च करके देख लीजिएगा इसके पहले वाले पार्ट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आश्रित उपवाक्य, मतलब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या है? आश्रित उपवाक्य, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ मैंने लिखा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित उपवाक्य इसको हिंदी में कहते हैं। यह मैंने लिख दिया यहाँ पर, वह कंजक्शन जो आश्रित उपवाक्य को अन्य उपवाक्यों से मिलाए। ठीक है, वह कंजक्शन जो आश्रित मतलब जो सहारे हो, किसी के भरोसे हो, वह उपवाक्य आश्रित उपवाक्य को अन्य उपवाक्य से जोड़ता है, मिलाता है, क्या कहलाता है? वह सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शन कहलाता है। यह 9 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया टाइम। क्या कर दिया? मैं टाइम से ही शुरू किया हूँ पहला पार्ट। तो आप जुड़ जाइएगा, कापी कलम सब लेकर के बैठ जाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा ये जो टॉपिक है कंजक्शन का, आप लोग को तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाला है, और दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत विधिवत पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। समय, देखिए समय जो है इसके बारे में किस तरह से समय के द्वारा वाक्य को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, समय। समय में देखिए क्या है इसमें, व्हेन देख रहे हैं, व्हेन, व्हेनेवर, व्हेनेवर जब होता है, और व्हेनेवर मतलब जब कभी। फिर है एज सून एज, एज सून एज मतलब ज्यों ही। फिर नो सूनर के बाद डॉट 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 के बाद देन, नो सूनर के बाद देन जरूर लग जाता है, नो सूनर के बाद देन अवश्य लग जाता है। नो सूनर देन मतलब ज्यों ही। टिल माने तक होता है। अनटिल जब तक की न, अनटिल माने जब तक की न। फिर आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, एज लॉन्ग एज जहां तक की, एज लॉन्ग एज मतलब जहां तक या जब तक आज। ठीक है, इतने वर्ड इसमें हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस में जो है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में हम टाइम के अंदर इतने रखते हैं। उसको नोट डाउन करिएगा, बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीजीटी पीजीटी, फॉर योर टेट, सुपर टेट, एटसेट्रा। तो सो इसको आप नोट करिएगा, ये कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर देखिए आश्रित उपवाक्य क्या है? अगर यहाँ पर हम बिफोर न लगाते तो वाक्य क्या करता? अधूरा रह जाता हमारा वाक्य। हिंदी क्या कह रहा है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कार्य जो कार्य इसमें पहले खत्म होगा उसमें हम हैड लगाएंगे,
जो भी कार्य, जो कार्य पहले खत्म होगा उस पर हेड लगाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें क्या करेंगे, हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद में बिफोर का प्रयोग करेंगे। वाक्य को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए कंजक्शन में आफ्टर और बिफोर का प्रयोग। मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे दिया बिफोर, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा एग्जाम्पल आ जाइए, एज सुन एज, देखिए एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड। जैसे ही, मैं देखिए यहाँ पर जैसे ही, एज सुन एज तो ज्यों ही, आई रीच्ड होम मैं घर पहुंचा, इट स्टार्टेड रेनिंग वर्षा प्रारंभ हो गई, वर्षा होने शुरू हो गई। फिर आई वेट फॉर मी टिल, टिल मैं तक होता है, देखिए मैं ये बताया एग्जाम्पल, तो वेट फॉर मी मेरा इंतजार करना, टिल आई रिटर्न जब तक मैं लौटूं, मेरे लौटने तक, मेरे लौटने तक क्या करना, इंतजार करना। फिर कह रहा है डू नॉट गो देयर until she comes, until मतलब जब तक कि न, do not go there वहां मत जाना, इंपेरेटिव सेंटेंस में है डू नॉट गो देयर वहां मत जाना, until she comes जब तक वह नहीं आती है। फिर पांचवा वाक्य है द बेल रैंग घंटी बजी, आफ्टर, आफ्टर मतलब पश्चात, आई हैड रीच्ड द कॉलेज मेरे कॉलेज पहुंचने के पश्चात। यहाँ पर देखिए जोड़ने वाला वाक्य क्या है, आफ्टर है। फिर क्या है, आश्रित उपवाक्य है, यह जो है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में है। नो सूनर डिड वी रीच देन द ट्रेन लेफ्ट, देखिएगा वाक्य में नो सूनर, नो सूनर का भी प्रयोग मैंने बताया था। यहाँ पर नो सूनर माने भी क्या होता है, नो सूनर मतलब होता है ज्यों ही, एज सुन एज के स्थान पर क्या कर सकते हैं, नो सूनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो नो सूनर डिड वी रीच देन, यहाँ लग जाएगा देन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब जैसे ही हम पहुंचे रेलगाड़ी छूट चुकी, रेलगाड़ी चल दी। फिर कह रहा है लास्ट और जो है छठवां नंबर हमारा है एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग वेन यू केम, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ रहा था जब आप आए, आई वॉज रीडिंग वेन यू केम। अगर आप कह देते हैं कि आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था जब आप, अगर जब आप कहकर छोड़ देते हैं तो क्या वाक्य हमारा अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार से वाक्य क्या कर रहा है, जोड़ रहा है और एक दूसरे के आश्रित है, डिपेंड है, ठीक है। तो यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में परिभाषा बता दिया कि वह कंजंक्शन जो आश्रित उपवाक्य को अन्य उपवाक्यों से मिलाए क्या कहलाता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो टाइम वाला मैं एग्जांपल दे दिया, इसको आप देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं सबका एग्जांपल दे दिया हूँ। अब इसके बाद में टाइम बाद में अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, देखते हैं अब प्लेस के द्वारा, स्थान के द्वारा किस तरह से वाक्य को जोड़ते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देखते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंतर्गत देखते हैं। पहला हमारा पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या चल रहा है कि प्लेस, PLAC, प्लेस में क्या होता है, स्थान, स्थान के बारे में देखिएगा दिखा रहा है, क्या स्थान कह रहा है, स्थान में इसमें वेयर, वेयर में क्या होता है, जहाँ, और व्हेनेवर मतलब जहाँ कहीं, व्हेनेवर मतलब जहाँ कहीं भी या जहाँ कहीं आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जैसे you do not respect him whenever he comes to you। एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, समझिएगा। कह रहा है कि you do not respect him, तुम उसका सम्मान, तुम उसका आदर नहीं करते हो। whenever, whenever मतलब जब कभी भी, जब कभी भी या जब कभी he comes to you, वह तुम्हारे पास आता है। स्थान की बात बता रहा है, तुम्हारे पास आना, पास क्या है, वहाँ स्थान है, यहाँ तुम हो, वहाँ पर वह आता है, तुम उसका सम्मान नहीं करते हो। यह कह रहा है कि जब कभी वह तुम्हारे पास आता है तो तुम उसका सम्मान नहीं करते हो। दूसरा एग्जाम्पल है आई सॉ हर वेयर, आई सॉ हर मैंने उसको देखा, वेयर शी लिव्ड जहाँ वह रहती थी, ठीक है। यह कंजक्शन के प्रयोग में है, यह क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन में है। आई सॉ हर शी लिव्ड, अब ये वेयर, वेयर मतलब जहां होता है, इसमें दो ही शब्द होते हैं स्थान में, एक वेयर, एक होता है वेयर, वेन एवर होता है, ठीक है। वेयर होता है कि वेन एवर जहां कहीं, ठीक है, दो स्थान इसमें होते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है इसमें, यहाँ वेयर एवर होगा, वेयर एवर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, WHERE, वेयर एवर, ठीक है। क्या हुआ, वेयर एवर, यहाँ पर जो मैंने लिखा हूँ कि आई सॉ हर वेयर सी लिव्ड, यहाँ लिखा मैंने वेयर एवर ही कम्स टू यू, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया कि स्थान में वेयर और वेयर एवर जहाँ कहीं भी का अर्थ में इसका होता है। तीसरा नंबर हमारा है कंडीशन, क्या है, कंडीशन,
कंडीशन में शर्त होता है, इसमें कंडीशन की बात आती है, शर्त दिखाता है, शर्त के द्वारा हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसमें इफ अनलेस, इफ माने यदि होता है, अनलेस माने अगर न तो, इन केस माने बशर्ते, या प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। अब देखिए मैं शर्त की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और आप कहें कि सर हम मुझको ये चीज नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए, मैं क्या कहूँगा, जब यदि तुम मेरे पास आओगे, यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, या यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, या यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये एग्जाम्पल देखिए मैं लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है मैंने एग्जाम्पल में कि इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। यहाँ इफ क्या है, कंजक्शन के प्रयोग में हुआ है, ठीक है, इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। फिर अगला है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस। अनलेस खुद ही क्या है, नेगेटिव सेंस में लिया है, जब तक कि न, मैंने यहाँ लिखाया था अगर न या जब तक कि न। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड, सक्सेस तुम सफल नहीं होगे, ठीक है, यू विल नॉट सक्सीड, सक्सीड भी कर सकते हैं, SUCCEED, ठीक है, सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक, SUCCEED, सक्सीड। फिर तीसरा क्या है कि आई शैल हेल्प यू इन केस यू कम टू मी। इन केस मैंने क्या होता है, बशर्ते, देख रहा है ना, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बशर्ते तुम क्या करो, बशर्ते यू कम टू मी, बशर्ते तुम मेरे पास आओ। देखिए इन केस का प्रयोग हम पहले भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि इन केस यू कम टू मी, ठीक है, क्या कर सकते हैं कि इन केस हम पहले ही प्रयोग कर सकते हैं, इन केस करके कॉमा लगा देंगे, इन केस यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं प्रोवाइडेड का भी, दोनों का अर्थ एक ही मतलब होता है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यू अलाउ मी, मतलब बशर्ते तुम मुझे अनुमति दो, आई शैल स्पीक टू हिम, मैं उससे बोल दूंगा, मैं उससे बोल दूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे कह दूंगा, बशर्ते तुम क्या करो, मुझे अनुमति दो, अलाउ मी, ठीक है। फिर ये परपोज, क्या है, परपोज में क्या होता है, उद्देश्य, ये उद्देश्य के अर्थ में लिखा रहा है, किस तरह से यह उद्देश्य दिखाता है, उद्देश्य में कैसे वाक्य में दिया जा रहा है, इसमें ले डाइट सो डाइट लेस्ट कहीं ऐसा न हो आदि का प्रयोग किया जाता है। सो डाइट में ताकि, जैसे ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है, सो डाइट ही मे रीड, ताकि वह क्या कर सके, पढ़ सके, सो डाइट मतलब ताकि, ठीक है, डैट सो डैट ताकि। फिर कह रहा है कि वॉक केयरफुली, देखिए अगला एग्जांपल क्या है मेरा, दूसरा एग्जांपल, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट, लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। यहाँ क्या लगा हुआ है कि लेस्ट का प्रयोग हुआ है, कहीं ऐसा ना हो, इसका अर्थ आता है, लेस्ट के बाद शुड जरूर आता है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, ठीक है। अजय रिजल्ट, परिणाम के बारे में, परिणाम में क्या आता है, इसमें परिणाम में, इसमें सो के बाद डेट, इसमें अंतराल आ जाता है, दोनों में अंतराल आ जाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से एक आश्रित जो उपवाक्य होता है एक दूसरे उपवाक्य को जोड़कर तोड़ता है, उसमें आश्रित रहता है, इसपे उसे क्या करता है, इसमें निर्भर रहता है, उसे डिपेंड करता है। कैसे कर रहा है इसमें कि सो के बाद डेट, इसका हिंदी बनेगा इतना की, फिर की, यहाँ सो फिर बाद में डेट फिर की लगेगा। जैसे यहाँ सो डेट क्या था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सो डेट में ताकि होगा, पास में कर देंगे, लेकिन जब यहाँ दोनों स्पेस में मतलब यहाँ कोई दूसरा वर्ड आ जाता है बीच में, ठीक है, यहाँ पर कोई वाक्य आने के बाद तब डेट का प्रयोग लगता है, तो क्या लग जाता है, रिजल्ट का प्रयोग हो जाता है। जैसे ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, डेट ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। दूसरा एग्जांपल है कि इट इज सो इजी, ये इतना सरल है, दैट माने कि अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। जैसे माई मेथड ऑफ टीचिंग इज सो इजी दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका इतना आसान है कि एक हर कोई व्यक्ति, हर कोई विद्यार्थी बहुत आसानी से समझ सकता है। बात मेरी समझ आ रही है? अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, लाइक करिएगा जरूर। ये मेरी बात जो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, प्लीज शेयर करिए तुरंत उसको, वीडियो को अपने मित्रों में पढ़ते समय, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। इसको शेयर करिए जरूर, तत्काल शेयर कर दीजिए। करने के बाद
अब मैं फिर अब चलने वाला हूँ छठा, सातवां, आठवां, नौवां, क्योंकि 9 ही होता है। इसको मैं अगला देखने वाला हूँ। कृपया आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन करिए बहुत जल्दी से, ठीक है। यस गाइज, जी दोस्तों, फ्रेंड, अब देखते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में नंबर 6 हमारा है रीजन। क्या है? रीजन। रीजन में क्या होता है? कारण। देखिए ध्यान से, सब बहुत बढ़िया। देखिए मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें स्किप मत करिएगा। प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड यू विल गेन एवरीथिंग फॉर योर एग्जामिनेशन विच इज नीडेड फॉर यू टू सक्सेस। जो कुछ आवश्यक है आपको पास होने के लिए, सफल होने के लिए परीक्षा में, एज यू वेन एवर यू आर इंटरमीडिएट क्लास, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप हाई स्कूल में हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हैं, इन सब शब्दों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मेरा माई मेथड इज टीचिंग so deeply that each and every student can understand very easily। इतना आसान है कि बड़े आसानी से लोग समझ सकते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका इतना आसान है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ उसमें बताने का। कंजक्शन में देखिएगा, रीजन कारण क्या है? कारण इसमें बिकॉज, बिकॉज में क्या होता है? क्योंकि, और सिंस में चूंकि, या जब से, एज मैंने जब, जैसे, मतलब कि बिकॉज, सिंस और एज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। he did not come, क्या है? he did not come because he was ill। वह नहीं आया क्योंकि वह क्या था? वह बीमार था, ठीक है। he was ill, वह बीमार था। he did not come because he was ill, यहाँ because का प्रयोग देखिए लग गया है। फिर क्या है? as you were not, चूंकि तुम वहां नहीं थे, तुम नहीं थे, I gave your sister, मैंने तुम्हारे बहन को दे दिया। कोई सामान था, कह रहा है कि यू वेयर नॉट, आप नहीं थे, यू वेयर नॉट, आई गिव योर सिस्टर, मैंने तुम्हारी बहन को दे दिया। सिंस यू विश इट, क्योंकि आप इसको चाह, सिंस मैंने जो ही होता है, क्योंकि भी होता है और जब से भी होता है। यहाँ क्योंकि अर्थ में आएगा सिंस यू विश, क्योंकि आप चाहते हैं तो इट विल बी डन, यह अवश्य किया जाएगा। फिर आइए कंपैरिजन में, तुलना में शब्द क्या आते हैं? तुलना में इसमें देन और सो के बाद एज, एज के बाद एज, आज शब्द आते हैं। इतना जितना के अर्थ में आता है। एग्जाम्पल में, श्याम इज फैटर देन यू, श्याम तुमसे अधिक मोटा है, मोटा है, देन का प्रयोग लग गया। राम इज नॉट सो एज एज श्याम, राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम। सो के बाद क्या लगा है? एज। सो के बाद क्या लगा है? एज का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए, राधा इज एज, राधा इज एज गुड एज सरला, राधा इतनी अच्छी है जितने की सरला। देखिए यहाँ पर एज के बाद आ जाएगा, मतलब जितना जितना, इसका सो के बाद आ जाएगा उतना और जितना के अर्थ में आएगा, उतना और जितना, ठीक है। यू आर एज इंटेलिजेंट, आप उतने बुद्धिमान हैं जितने की आपका भाई। ये हमारा टॉपिक हो गया किसमें? कंपैरिजन में। कंट्रास्ट में आ जाइए। कंट्रास्ट में क्या है? विरोध में। इसमें विरोध बताता है, विरोध को दर्शाता है। कैसे विरोध है इसमें देखिएगा। इसमें दो, THOUGH, दो माने, और आल दो माने, दोनों मतलब होता है यद्यपि। इवन इफ माने होता है जाहेज, भले ही। आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दो ही इज पुअर, यद्यपि वह क्या है? गरीब है। दो ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया, खूब मेहनत किया, फिर भी क्या हो गया? वह असफल हो गया। फिर कह रहा है मैनर, 9वां नंबर क्या है? मैनर, ढंग के बारे में बता रहा है। इसमें एज, एज फॉर एज, सो फॉर एज का प्रयोग करता है, किया जाता है। इसका मतलब होता है जहां तक। जैसे शी विल डू एज यू विश, शी विल डू एज यू विश, जैसा आप चाहेंगे वैसा वह करेगी, ठीक है। शी विल डू, वह करेगी, एज यू विल, जैसा आप चाहेंगे। यह सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के उदाहरण है। फिर कह रहा है आई शैल ट्रीट यू, मैं आपके साथ बर्ताव करूंगा। ट्रीट मिलता है बर्ताव करना, TREAT। आई शैल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, जैसा आपने मेरे साथ बर्ताव किया है मैं वैसा ही आपके साथ बर्ताव करूंगा। फिर है सो फार आई एम कंसर्न्ड, सो फार आई एम कंसर्न्ड, यहाँ कंसर्न्ड कर देंगे, जहां तक मेरी बात है। कह रहा है आई एम कंसर्न्ड, हाँ। एज फार एज, जहां तक मेरी बात है, आई विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन, मैं प्रत्येक सिचुएशन में क्या करूंगा? तुम्हारी मदद करूंगा। तो यह कंजक्शन देखिए, जो गाइज मैंने पढ़ाया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है जरूर,
लेकिन इसको पढ़ने में अभ्यास करिएगा, बार बार एग्जाम्पल को के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। इसमें रीजन ने बताया, कंपेरिजन बताया, उसके बाद में कंट्रास्ट और मैनर। ये वर्ड केवल याद रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि जो मैंने लिख दिया किसके अंतर्गत क्या 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 आते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगा। इन दिस वे टुडेज टॉपिक आई हैव फिनिश्ड टोटली कंजक्शंस। मैं कंजक्शंस को पूरी तरह से फिनिश कर दिया। एंड नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट डे आई शैल ब्रिंग फॉर यू और न्यू टॉपिक एज ए इंटरजेक्शन। लास्ट में आ जाएगा आपका इंटरजेक्शन आ जाएगा, 8वां पार्ट ऑफ स्पीच का। एंड इन दिस वे, इस प्रकार से आवर टॉपिक विल बी गोइंग टू एन एंड, समाप्त होने की कगार पर आ रहा है। और इसके बाद में मैं टेंस को धुआंधार पढ़ाने वाला हूँ और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट सभी सब चलने वाला है। मेरा विधिवत कोर्स चल ही रहा है। तो आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, आप लोगों को मैंने कैसे पढ़ाने का प्रयास किया एग्जाम्पल दे करके, काफ़ी मैटर को मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। मैं आज देखिए 9 पार्ट को एक साथ पढ़ा दिया सबऑर्डिनेट को, ताकि ज़्यादा लंबा न वीडियो खींचने पाए। इसी पर मैं अपना वीडियो अब समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।